दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाला है ये है हमारा एचपी सेट का पुराना प्रश्न पत्र और ये 2017 का प्रश्न पत्र है। इसको हम हल करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश से एचपी सेट के एग्ज़ाम जो वो निकल चुके हैं। एचपी सेट के एग्ज़ाम एचपीपीएससी करवाएगा भी, ठीक है। और उसकी फॉर्में निकल चुकी हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो फॉर्में भर भी दी होंगी, ठीक है। 2017 का ये प्रश्न पत्र है और 2017 की मैं बात करूं तो प्रश्न पत्र 3 हुआ करते थे। यानी कि एक प्रश्न पत्र होता था हमारा जनरल, जो नेट में होता है उसी तरह से एक जनरल होता था। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है विद्यार्थी का, ठीक है, जो पर्सनल सब्जेक्ट होता है एक, ठीक है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, उसके भी 2 उन्होंने भाग कर दिए हुए थे, ठीक है, जिसको प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और आज जो हम प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं वो प्रश्न पत्र 2 है, ठीक है। और उसके बाद इसी का हम अगला पार्ट भी हल करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न पत्र 2 होता था इसमें 50 प्रश्न होते थे और जो प्रश्न पत्र 3 होता था, ठीक है, उसमें 75 प्रश्न होते थे, ठीक है। तो प्रश्न हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी पीजीटी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, अभी हिमाचल प्रदेश से निकली हुई हैं, पीजीटी के लिए नेट की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस तरह से जब वो हल करते हैं, हम हल करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारा माइंड सेटअप उस तरह से बन जाता है, ठीक है ना, कि हम इस तरह से प्रश्न जो वो टैकल कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए ये आप देख लीजिए, इस तरह की बुक लिस्ट होती थी, ठीक है। और हम शुरू करते हैं, ठीक है। परंतु अभी की मैं बात कर दूं आपको, तो हिमाचल प्रदेश में अब जैसे नेट का पेपर होता है उसी तरह से सेट का एग्ज़ाम होता है। 50 प्रश्न जो जनरल उसके होते हैं, ठीक है, यानी कि जनरल पेपर के होते हैं 50, और 100 प्रश्न जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। अब उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया हुआ 2020 में, जब एचपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो इस तरह से था, 2019 में हुआ था मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हर बार एचबी सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। और एचबी सेट के हिमाचल प्रदेश जितने एग्जाम होते हैं ये पूछा जाता ही है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपके विकल्प थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। देखिए हिमाचल प्रदेश के जितने हिंदी से जो एग्जाम होते हैं, हिंदी के इसके अलावा भी जितने एग्जाम होते हैं, जीके में भी प्रश्न बन जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस रियासत से था। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थी, ये राजस्थान जयपुर चले गए थे, परंतु इनके जो पूर्वज थे वो हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत से संबंध रखते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये प्रश्न हिमाचल के हर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, और हिंदी से संबंधित तो बनता है। पीजीटी में ये बनेगा ही बनेगा, एलटी में भी बनेगा ये, ठीक है ना। कॉलेज कैडर तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न बनता ही बनता हर बार, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में रचित नहीं है, ठीक है, अवधी भाषा में रचित नहीं है। देखिए आपके विकल्प है रामचरितमानस, पद्मावत, मधुमालती या कवितावली, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिएगा कि इसका प्रश्न क्या हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हल भी बताता चलता हूँ इस चीज़ का, और थोड़ा सा समझाता भी और एक्सप्लेन करता हुआ भी चलता हूँ, ठीक है। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका कवितावली, ठीक है। देखिए ये कवितावली जो रचना है ये बेसिकली किसकी है, तुलसीदास जी की ये रचना है। परंतु तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा था, परंतु कवितावली हो गई आपकी, ठीक है, गीतावली होगी, इस तरह की 3-4 इनकी रचनाएं हैं, जिनका विनय पत्रिका भी है एक, ठीक है, उन्होंने उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की भाषा क्या है, ठीक है, उद्धव शतक की भाषा क्या है। आपके विकल्प थे अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये उद्धव शतक जो था ये 1929 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा, ठीक है, 1929 ईस्वी में लिखा जाता है ये, ठीक है। और इसकी भाषा के संबंध में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी जो भाषा थी वो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजभाषा इसकी थी, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था कि हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है, ठीक है। आपके विकल्प थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है।
1873 ईस्वी में, कितने में, 1873 ईस्वी में ये कथन कहा गया था। ठीक है, आपने अब तक विकल्प सोच लिया होगा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ठीक है, 1878 ईस्वी में उनकी रचना थी एक कालचक्र। ठीक है, उसमें इन्होंने ये कहा था। ठीक है, और ये प्रश्न बनता है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु ने अपने किस ग्रंथ में ये कहा है या कब कहा था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनता है। ये सब कुछ मैं बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है कि मारवाड़ी किसकी उपभाषा है। ठीक है, मारवाड़ी किसकी उपभाषा है। आपके विकल्प हैं राजस्थानी, बघेली, बुंदेली या मालवी। ठीक है, राजस्थानी, बघेली या बुंदेली और मालवी, 4 आपके विकल्प हैं। ठीक है, तो राजस्थानी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ए सही इसका विकल्प हो जाएगा। देखिए राजस्थानी की कितनी उपभाषाएं हैं, 4 उपभाषाएं राजस्थानी की हैं। देखिए जयपुरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, जयपुरी आपकी उपभाषा है एक। ठीक है, मालवी है, मेवाती है और मारवाड़ी है। ठीक है, ये 4 उपभाषाएं राजस्थानी की हैं। ठीक है, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन ब्रजबुली के कवि हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रजबुली के कवि हैं। आपके विकल्प थे सूरदास, शंकरदेव, नंददास या कुंभनदास। ठीक है, ब्रजबुली पूछा गया है, ना कि ब्रजभाषा। ठीक है, और ये जो ब्रजबुली है ये बंगाल के आसपास बोली जाती है। ठीक है ना, बंगाल असम के आसपास ये बीच में बोली जाती है। ठीक है, तो आपके विकल्प थे सूरदास, शंकरदेव, नंददास या कुंभनदास। तो इसका जो सही विकल्प है आपका वो हो जाता बी, यानी कि शंकरदेव। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न था कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपके विकल्प थे 1893 ईस्वी में, 1894, 1895 या 1896 ईस्वी। ठीक है, तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो 1893 ईस्वी में होती है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न था कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। आपके विकल्प थे खरोष्टी, ब्राह्मी, हिब्रू या फारसी। ठीक है, आपको ये पढ़ना चाहिए, जो लिपियां हैं उसका विकास आपको पता होना चाहिए। तो देवनागरी लिपि का विकास होता है ब्राह्मी लिपि से। आपका विकल्प वी से ही हो जाएगा। ठीक है, अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए, मैं पहले भी यही कहता हूँ, क्योंकि खुद का जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, हमें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, और इसके बाद आपके लिए एक और खुशखबरी की बात है कि एक मैराथन क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं, जो होगी प्रैक्टिस सेट की। और प्रैक्टिस सेट जो पीजीटी के लिए हैं विद्यार्थी तैयारियां कर रहे हैं, एचटी सेट की तैयारियां कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारियां कर रहे हैं, एलडी टैट की तैयारियां कर रहे हैं, टीजीटी की, उस तरह का मैंने एक आदिकाल से संबंधित एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ मैं। शायद संडे तक हो पाए, क्योंकि प्रश्न जो वो बन रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत बड़ी मैराथन क्लास होगी, और वहाँ से प्रश्न आगे पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी, 1 सप्ताह लग जाएगा उसको बनाने में। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। हो सकता है कि 1.5-2 घंटे तक वो मैराथन चले। ठीक है, तो आप उसके साथ जुड़ जाइएगा संडे को। याद रखिएगा, अगर आप विद्यार्थी ये देख रहे हैं जो भी आदिकाल से संबंधित, और उसी तरह से जितने भी काल हैं आपके सिलेबस का, जितनी भी रचनाएं होंगी नेट में, उसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, और मैराथन क्लासेज होंगी, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज। ठीक है, और उसमें आप समझ सकते हैं कि उससे बाहर फिर प्रश्न जाने की संभावना नहीं होगी, या फिर आपका माइंड सेटअप उस तरह से बन जाएगा कि इस तरह से प्रश्न अगर बनता है तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा संडे को। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की। ठीक है, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की। प्रश्न संख्या 9 है। आपके विकल्प थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी जी और बिपिन चंद्र सान्याल। ठीक है, तो आपके ये 4 विकल्प थे, और इसका जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार बना हुआ है परीक्षा में दोस्तों, क्योंकि ये पीजीटी में बनने की संभावना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। आपके विकल्प थे मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी या कौरवी। ठीक है,
देखिए दोस्तों, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूजीसी नेट करके इकाई एक, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, 14-15 वीडियोस हैं। और वहाँ से जो ये भाषाओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न बनता है कि कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आपको A to Z जानकारी मिलेगी। वहाँ पे जाइए, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश जो ये भाषा थी, खड़ी बोली का विकास कौन से रूप से होता है अपभ्रंश के। ठीक है, तो आपके विकल्प ये 4 थे और इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बिल्कुल बी। ठीक है, और बी जो ये शौरसैनी अपभ्रंश है, शौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की 5 बोलियों का जो विकास होता है। ठीक है, आपकी खड़ी बोली है। ठीक है, आपकी खड़ी बोली के बाद हरियाणवी है। ठीक है, आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, बघेली है। ठीक है, और बुंदेली है, बुंदेलखंडी। ठीक है, ये 5 जो उपभाषाएं हैं, 5 जो भाषाएं, सॉरी, इसका विकास शौरसैनी रूप से होता है अपभ्रंश के। आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके विकल्प थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे विकल्प यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपका विकल्प बी सही है, प्रताप नारायण मिश्र थे। आगे चलते हैं। हिंदी मानकीकरण की दिशा में कार्यरत संस्था है। ठीक है, हिंदी मानकीकरण की दिशा में कार्यरत संस्था है। आपके विकल्प थे साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या हिंदुस्तानी अकेडमी। ठीक है, हिंदुस्तानी अकेडमी, 4 आपके विकल्प हैं। ठीक है, और आपने 4 विकल्प देख लिए, तो आपको जो मैं इसका विकल्प बताने जा रहा हूं, और इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों, वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एचपी सेट का हो, चाहे किसी भी स्टेट के सेट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, वहाँ पे ये प्रश्न जरूर बनते हैं इस तरह के, आप देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को देखते हुए अपनी खुद की रणनीति बनाते रहिएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आगे चलते हैं। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, आपके विकल्प हैं गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रेयर्सन, माइकेल मधुसूदन दत्त या कामिल बुल्के। ठीक है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये इसके लेखक कौन है आपको पता है? आपको पता होना चाहिए, आप बताएंगे, उत्तर बताएंगे, मुझे पता है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो है आपके जॉर्ज ग्रेयर्सन। ठीक है, और ये जो पुस्तक है सबसे पहले 1888 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के से प्रकाशित होती है, और उसके बाद पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित होती है, अगले साल ही, यानी कि। ठीक है, जॉर्ज ग्रेयर्सन जी की ये पुस्तक है, और काल विभाजन का प्रथम प्रयास जो वो इन्होंने ही किया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने, हिंदी साहित्य में। ठीक है, और पहली वैज्ञानिक पुस्तक भी इसको कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी ये साहित्य की। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किस प्रकाशन संस्था से प्रकाशित हुआ था? आपके विकल्प थे दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, मैसूर हिंदी प्रचार सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा या साहित्य अकादमी। ठीक है, तो आपके ये 4 विकल्प हैं, और इसका जो सही विकल्प है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 2 विद्वान अन्य, ठीक है, श्याम सुंदर दास भी उनमें थे, उनको हिंदी शब्द सागर, ठीक है, हिंदी शब्द सागर पुस्तक लिखने को कहा था। उसको शब्दकोश आप कह सकते हैं। ठीक है, उसको लिखने के लिए उन्होंने कहा था, और उस पुस्तक को जब उन्होंने तीनों ने लिखा, ठीक है, तो उस पुस्तक का जो भूमिका थी, पुस्तक की जो भूमिका थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। ठीक है, 1929 में जब वो पुस्तक प्रकाशित होती है, तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, और वो भूमिका इतनी बड़ी हो गई थी कि 1940 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस भूमिका को, ठीक है, परिवर्तित करके, ठीक है, परिष्कृत करके एक पुस्तक का रूप दिया 1940 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किया। आपसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित सबसे पहले उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, और वो किस ग्रंथ की भूमिका थी? हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका थी। ठीक है,
आपको मैं इतना बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। 50 प्रश्नों के साथ साथ आपको मैं बहुत सारे प्रश्न बता के चल रहा हूँ, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आपके विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु राहुल सांकृत्य या डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो आपका जो विकल्प है वो ए सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उनकी कौन सी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा था, ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न खुमान रासों की रचना किसने की, ठीक है। ये सारे प्रश्न जब हम उस सेट को लेके आ रहा हूँ, जो मैराथन क्लास होगी हमारी, इसी तरह के प्रश्न होंगे, आपको उसको जुड़िएगा, उसके साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। परंतु वो मैराथन क्लास है, आपको 1.5-2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और वो निकाल लिए तो आदिकाल से संबंधित आपका प्रश्न मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर जाएगा, ठीक है। खुमान रासों की रचना किसने की? आपके विकल्प हैं चंद्रबरदाई, दलपति विजय, जगनिक अध्यमान यानी कि इसको अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपके विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, दलपति विजय भी इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की, जगनिक ने परमाल रासों की, अब्दुल रहमान ने वो संदेश रासों की रचना की, ठीक है। दलपति विजय, खुमान रासों। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है स्वयंभू की साहित्य परंपरा के कवि हैं, ठीक है। स्वयंभू किस साहित्य परंपरा के कवि? आपके विकल्प थे बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या सिद्ध साहित्य, ठीक है। ये आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां थी, ठीक है। ये आपको आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका हो जाएगा सी, जैन साहित्य परंपरा की ये प्रवर्तक हैं। जैन साहित्य परंपरा का पहला कवि इनको माना जाता है और जैन साहित्य परंपरा में इन्होंने रामायण की रचना की थी, ठीक है, पौमचर्यु जिसका नाम है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं ये, ठीक है, स्वयंभू। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है जस हरचर्यु किसकी रचना है, ठीक है। जस हरचर्यु किसकी रचना है? आगे अब विकल्प हमारे देख लीजिएगा, ये जैन साहित्य से ही प्रश्न बन गया है। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र सूरी या सोमप्रभ सूरी, ठीक है। आपके विकल्प ये 4 रहे। आपको इसको वीडियो को पॉज करके अपने विकल्प सोचने हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप विकल्प सोचेंगे, आप खुद का मूल्यांकन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होगा इससे, ठीक है। जो इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, पुष्पदंत। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है नाथ साहित्य में आदिनाथ की संज्ञा किसे दी गई है या किसे दी जाती है? आपके विकल्प थे राम, श्री कृष्ण, शिव या विष्णु, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है और इसका जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। आदिनाथ शिव को कहा जाता है नाथ साहित्य में। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि विद्यापति की काव्य भाषा है, ठीक है। आपके विकल्प हैं ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या मैथिली, ठीक है। तो आप सबको पता होगा आदिकाल में मैथिली में लिखने वाले कौन थे? विद्यापति। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भक्तिकाल के उदय को इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है, ठीक है। आपके विकल्प थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम स्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये आपके 4 विकल्प हैं, ठीक है। और इसका जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था कि आलवार संतों के आराध्य देवता थे या आराध्य देव हैं, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो विष्णु। आपके विकल्प पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। विष्णु, शिव, श्री कृष्ण या महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है 22 का वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है। यानी कि आलवार संत के आराध्य देव विष्णु थे, ठीक है। और आलवारों की संख्या कितनी थी? 12, ठीक है। और उसी तरह से नैनार, दक्षिण में ही नैनार भी थे, नैनार, ठीक है। और नैनार जो थे ये शिव के आराधक थे, ठीक है। यानी कि इनके आराध्य देव शिव थे, ठीक है। कौन थे इनके आराध्य देव? शिव। और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी दोस्तों 63, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसीलिए सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न था कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। आपके विकल्प थे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ए सही, रामानुजाचार्य। ठीक है, देखिए रामानुजाचार्य जो थे ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हुए। ठीक है, और इनके जो शिष्य थे राघवानंद हुए, फिर रामानुज। ठीक है, फिर रामानुज हुए। ठीक है, और रामानुजाचार्य की परंपरा में ही तुलसीदास भी राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिष्ठित कवि होते हैं। तो उनकी जो दार्शनिक मत था तुलसीदास जी का, या वो किस मत से प्रभावित थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, क्योंकि ये प्रश्न बनता जरूर है। ठीक है, उसी तरह से मध्वाचार्य जी जो थे, ठीक है, मध्वाचार्य द्वैतवाद से प्रभावित थे, इनको जो दार्शनिक मत था तो द्वैतवाद था। निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद था, और वल्लभाचार्य जी का जो मत था वो था शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, और वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में या इनकी परंपरा में कौन आपको देखने को मिलेगा, सूरदास जी। तो सूरदास जी का जो ये प्रश्न बनता है कि सूरदास किस मत से प्रभावित है। ज़्यादातर सूरदास और तुलसीदास के बारे में पूछा जाता है कि सूरदास किस मत से प्रभावित थे, दार्शनिक मत से या तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में आपको मैंने बता दिया विशिष्टाद्वैतवाद से, और जो सूरदास जी थे वो थे शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है कि सोहिला के रचनाकार कौन है। आपके विकल्प थे गुरु नानक देव, ठीक है, उसके बाद गुरु अंगद देव, ठीक है, हरिकृष्ण गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो गए यहाँ पे। तो आपका जो विकल्प यहाँ पे ए है वो सही हो जाएगा, गुरु नानक देव। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है कि चंदायन किस भाषा में रचित है। ठीक है, चंदायन किस भाषा में रचित है। आपके विकल्प थे व्रज भाषा, अवधी, बंगला या बांगरू। देखिए, जो सूफी काव्य धारा है भक्ति काल की, उसका जो साहित्य है अधिकतर क्या, उसको मैं पूरा ही कहूँगा, वो पूरा साहित्य अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, और राम भक्ति का जो काव्य धारा चली थी भक्ति काल में, उसकी जो भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों ही वहाँ पे प्रयुक्त होती है, क्योंकि तुलसीदास को ही आप देख सकते हैं, उन्होंने भी अवधी और ब्रज दोनों में ही लिखा है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ठीक है, और संत काव्य धारा की जो बात हम करते हैं तो संत काव्य धारा की जो भाषा थी वो सधुकड़ी थी, क्योंकि वो किसी एक भाषा में रचित नहीं है, सुंदरदास को छोड़ के, क्योंकि सुंदरदास जी ने सिर्फ ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है। बाकी जितने भी संत हमें देखने को मिलेंगे उनकी भाषा सधुकड़ी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रज भाषा के शब्द मिल जाएंगे, आपको खड़ी बोली के मिल जाएंगे, आपको पंजाबी के मिल जाएंगे, आपको राजस्थानी के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझना चाहिए हमें साथ साथ। आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है मधुमालती किसकी रचना है। ठीक है, मधुमालती किसकी रचना है। आपके विकल्प है मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद हो गया आपके, कुतुबन, मंजन या जायसी। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे विकल्प है वो सी सही हो जाना चाहिए, मंझन। ठीक है, आपका विकल्प सी सही है, मंझन यहाँ पे। आगे चलते हैं दोस्तों, अष्टछाप के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। ठीक है, तो आपके विकल्प थे कुंभनदास, सूरदास, ठीक है, परमानंद दास या कृष्णदास। ठीक है, तो आप विकल्प मन में सोचिए, और इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो बी हो जाएगा, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। और ये किसने कहा था, ये कहा था आपका विठलनाथ जी ने। जब सूरदास जी की मृत्यु होती है तो सूरदास जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाके कछु लेना हो स लेहू। ठीक है, इस तरह का इन्होंने कहा था विठलनाथ जी ने, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा गया है। आगे चलते दोस्तों, और आगे हमारा प्रश्न है कि इश्क लता किसकी रचना है। ठीक है, इश्क लता किसकी रचना है। तो आपके विकल्प हैं दोस्तों मतीराम, भूषण, घनानंद या पद्माकर। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी सही, घनानंद जी की ये रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है मीरा की भक्ति किस तरह की है, या मीरा की भक्ति किस भाव की है। इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। आपके विकल्प थे वात्सल्य, माधुर्य, दास या निर्गुण भक्ति है। तो दोस्तों वात्सल्य भाव की जो भक्ति है मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ, वो सूरदास की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
और दास्य भाव की भक्ति आपको तुलसीदास की मिल जाएगी, और निर्गुण भक्ति आपको कबीर आदि जो संत कवि हुए हैं उनकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और माधुर्य भाव की जो भक्ति है वो आपको मीराबाई जी की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो माधुर्य भाव की उनकी भक्ति थी। आगे चलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ठीक है। रामचरितमानस में कितने कांड है। बहुत सरल से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, परंतु ये सरल प्रश्न कभी कभी बहुत पेचीदा बन जाते हैं, क्योंकि हम सरल जो प्रश्न होते हैं उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। आपके विकल्प थे 5, 8, 7 या 9, ठीक है। आप सबको पता होगा रामचरितमानस में 7 कांड है दोस्तों, ठीक है। कांड में आपको बता देता हूँ, 7 कांड हैं ये। सबसे पहले बालकांड से शुरू होता है। बालकांड, अयोध्या कांड, ठीक है। उसके बाद अरण्य कांड, ठीक है। उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड रामचरितमानस में हैं, ठीक है। और इसका जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि उसको रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा गया है। और उसकी जो आपको चित्रकूट की सभा मिलेगी, ठीक है। चित्रकूट की जो सभा है उसको हृदय स्थल कहा गया। इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आप इन सब प्रश्नों को देखिएगा जो सरल सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि तुलसीकृत कवितावली किस भाषा में रचित है, ठीक है। अब तुलसीदास जी की कवितावली के संबंध में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। और आपके विकल्प हैं अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी या ब्रजभाषा। देखिए हमने पीछे एक प्रश्न पढ़ा है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है, और कवितावली के बारे में हमने वहाँ पे देख लिया था कि वो फिर कवितावली अलग हो गई थी, क्योंकि वो किस भाषा में रचित थी, ब्रजभाषा में रचित थी, ठीक है। और प्रश्न यहाँ पे रिपीट कर दिया है, परंतु इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न ऊपर इसी तरह का पूछ लिया मिलता जुलता, अब यहाँ पे एक अलग से प्रश्न इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रजभाषा में रचित है। आगे चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो देखिए जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो 3-4 जो संपादक थे चिंतामणि घोष की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो 1900 से 1901 ईस्वी तक जो वो 3 संपादक थे उसमें श्याम सुंदर दास जी भी थे, ठीक है। तो 1901 से 1902 तक या 3 तक, जो वो 3 तक कह सकते हैं, 2 साल तक सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था, ठीक है। और उसके बाद 1903 से 1920 तक किसने किया था संपादन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। और 1903 से 1920 तक उन्होंने कभी भी एक भी छुट्टी नहीं की थी। आपको ये प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इस तरह के प्रश्न हमें पता भी होने चाहिए और खुद के नॉलेज के लिए भी पता होने चाहिए, ठीक है। 1909 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कुछ बीमारी के कारण अस्वस्थ थे, तो उनकी जगह 1 साल तक, 1 वर्ष तक देवी शुक्ल ने प्रकाशन उसका किया था। और 1919 में, ठीक है, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी फिर अस्वस्थ थे, तो देवीदास शुक्ल ने जो वो फिर प्रकाशन इसका किया था, यानी कि कार्यभार संभाला था। और 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो कार्यभार से मुक्त होते हैं अपनी सरस्वती पत्रिका के, और 150 रुपये उनको पेंशन के रूप में मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने खुद उसका सजेस्ट किया था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन होने चाहिए। तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी को जो वो सरस्वती पत्रिका का संपादक चुना गया, परंतु उन्होंने कुछ ही वर्ष तक जो वो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और उसके बाद देवीदत्त शुक्ल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद काफ़ी समय तक जो वो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, ठीक है। और 1920 से फिर से सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा 1960 या पता नहीं, इतना मुझे याद नहीं आ रहा, परंतु 1960-65 में ये पत्रिका बंद हो गई थी प्रकाशन इसका, ठीक है। और 1920 में, सॉरी 1900 नहीं, 2020 से फिर इसका संपादन शुरू हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न है कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है, ठीक है। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है। आपके विकल्प थे राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी या सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा आपका वी, श्रीधर पाठक, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न बनते हैं। काश्मीर सुषम, ठीक है, काश्मीर सुषम है। और इसी तरह का एक और रचना है कश्मीर सुषम, वो भारतेंदु हरीश जी की रचना है। वो उनका क्या है, इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो ये प्रश्न बहुत पेचीदा होते हैं और इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है।
आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि पल्लव किसकी रचना है। बहुत सरल से प्रश्न थे दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंतिया, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो आपका सी सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में पल्लव का प्रकाशन होता है। ठीक है, और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा। आपके विकल्प थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, और इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन जी को जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, बसेरे से दूर, और उसके बाद जो चौथा भाग था उसका 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, और ये 1986 में अंतिम भाग था इसका, और 1992 में सरस्वती सम्मान से इस आत्मकथा को सम्मानित किया गया था या पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपके विकल्प थे लाल पान की बेगम, परिंदे, आकाशदीप, तीसरी कसम। ठीक है, कौन सी कहानी पर जो वो इसका निर्माण होता है फिल्म का। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए, डी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम। ठीक है, और इस फिल्म का नाम क्या था, मारे गए गुलफाम। ठीक है, और इसी के आधार पर तीसरी कसम को मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसी तरह से उस प्रैक्टिस सेट में भी आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। आदिकाल को पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं था क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। जब मैं फ्री हूँगा, आप फ्री होंगे, तो मैं आदिकाल को भी और जो काव्य शास्त्र है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। परंतु आपको क्या करना है, उससे पहले संडे को मैराथन क्लास आने वाली है दोस्तों, उसको जुड़ना है उसमें। और आदिकाल को मैं आपको उस मैराथन क्लास में एक एक तरह से बिल्कुल ही आपकी उंगलियों पे करवा दूंगा। ठीक है, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र कालिदास हैं। आपके विकल्प थे भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन या कथा एक हंस की। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है और इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश जी का नाटक है और कालिदास की जीवनी पर ये आधारित है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, उसमें कालिदास पात्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के निबंधकार कौन हैं। आपके विकल्प थे कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या विष्णुकांत शास्त्री या विवेक की राय। ठीक है, आपके ये 4 विकल्प हैं और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका बी यानी कि विद्यानिवास मिश्र। और ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आपके नेट के सिलेबस में जो निबंध की इकाई है वहाँ पे आपको लगा है अलग से भी। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रसवादी आलोचक है। ठीक है, रसवादी आलोचक हैं। आपके विकल्प थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, ये आपके 4 विकल्प हैं और 39 का जो आपका विकल्प है वो डी सही हो जाएगा यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, इनको रसवादी आलोचक कहा जाता है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है या छायावादी आलोचक कहा जाता है या सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समाज शास्त्रीय समाजवादी आलोचक कहा जाता है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जो समन्वित रूप से वैसे तो इनको रसवादी आलोचक ही कहा जाना चाहिए क्योंकि रस सिद्धांत इनका भी है और डॉक्टर नगेंद्र का भी है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हो जाते हैं। तो आपका विकल्प डी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, यह सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं दोस्तों। कितनी नावों में कितनी बार किस विधा की रचना है। आपके विकल्प थे कविता, रेखा चित्र, संस्मरण या यात्रा वृतांत। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। आपके जो विकल्प है कविता है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत, तो ये आगे जी का कविता संग्रह है। ठीक है, तो आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे ए सही हो जाएगा, कविता। ठीक है, आपका क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए, यहाँ पे ए सही हो जाना चाहिए। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे हमारा प्रश्न है कि लाल टीन की छत के रचयिता कौन है। ठीक है, लाल टीन की छत ये उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, आपके विकल्प थे अगय, निर्मल वर्मा, जनेंद्र कुमार या मोहन राकेश। ठीक है, और इसका विकल्प आपको पता ही है दोस्तों, बी सही हो जाएगा, निर्मल वर्मा। ठीक है, देखिए दोस्तों, निर्मल वर्मा जी जो थे शिमला से संबंधित थी। 1999 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और 1984 या 85 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनकी कहानी संग्रह कव्य और काला पानी के लिए। ठीक है, तो निर्मल वर्मा से हिमाचल के एग्जाम में तो प्रश्न जरूर बनता है। चंद्रधर शर्मा कुलेरी से भी प्रश्न बनता है क्योंकि हिमाचल से संबंधित है, और यशपाल से भी संबंधित एक प्रश्न जरूर बनता है क्योंकि वो भी हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के भुंतर नामक स्थान से संबंध रखते थे। ठीक है, तो उन साहित्यकारों से भी प्रश्न बनते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं हिमाचल के। ठीक है, हिमाचल के एग्जाम में जरूर प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, चाणक्य किस नाटक का पात्र है। आपके विकल्प थे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी या जन्मजय का नागयज्ञ। ठीक है, आपका यहाँ पे जो विकल्प हैं आपने 4 विकल्प देख लिए। आज का जो सही विकल्प है दोस्तों वो चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के ये पात्र हैं। ठीक है, चाणक्य। आगे चलते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। बहुत आसान सा प्रश्न है, काव्य शास्त्र से पूछा गया, भरत, भामादंडी या कुंतक। तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र के रचयिता। आगे प्रश्न तक, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। ठीक है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। आपके विकल्प थे आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट या रुद्रट। ठीक है, तो इसका सही विकल्प आपका दोस्तों हो जाएगा ए, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, आनंदवर्धन। ठीक है, आगे चलते हैं, साधारणीकरण आलंबन तब धर्म का होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है दोस्तों। ठीक है, साधारणीकरण किसका होता है, आलंबन तब धर्म का होता है। आपके विकल्प थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है ये, प्रताप नारायण मिश्र की है, किशोरी दत्त वाजपेयी की है या श्रीधर पाठक की है। ठीक है, तो साधारणीकरण आलंबन तब धर्म का होता है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इनके जो चिंतामणि भाग 1 से 4 तक उपलब्ध होते हैं ग्रंथ, ठीक है, सॉरी ग्रंथ नहीं, निबंध संग्रह, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा और वो पढ़ने ही चाहिए आपको। ठीक है, आगे हमारा अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछ गया कि कनक कनक ते शौगुनी मातकता अधिकाई। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके विकल्प थे श्लेष, यमक, विभावना या असंगति। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका विकल्प है वो क्या हो जाना चाहिए सही, यमक अलंकार, क्योंकि एक कनक, दो यहाँ पे शब्द आए हैं, एक कनक का अर्थ अलग है। ठीक है, एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे का धतूरा है। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द साथ साथ आए हैं, एक वाक्य में भी आते परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। श्लेष और यमक में बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, तो श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, और शब्द को तोड़ के अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो वहाँ पे सभंग श्लेष होता है। ठीक है, और जहाँ पे एक ही शब्द के बिना तोड़े अर्थ निकल जाए तो वहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछ लिया गया कि देरिदा किस धारा के आलोचक हैं। देरिदा, आपके विकल्प थे स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, संरचनावाद या उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए, डी सही हो जाना चाहिए। देरिदा उत्तर आधुनिकतावाद के क्या थे, ये आलोचक हैं। आगे चलते हैं, पौराणिक पात्र उर्मिला पर केंद्रित रचना है। ठीक है, आपके विकल्प हैं भारत भारती, यशोधरा, साकेत या पंचवटी। और इसका जो सही विकल्प है वो मैं बाद में बताता हूँ, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 1908 में उर्मिला के संबंध में उन्होंने एक लेख लिखा था अपनी सरस्वती पत्रिका में, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, और इसी को आधार बनाकर, ठीक है, उर्मिला के ऊपर जो ये ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का ये महाकाव्य है, 1935 में बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनते कि साकेत की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को किसके निबंध से या किसके लेख से मिली थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेख प्रकाशित होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, आपके विकल्प थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या निर्मल वर्मा। ठीक है,
दोस्तों मैंने आपको पहले भी अभी ऊपर बता के आया हूँ, 1999 में निर्मल वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक है, आपको पता है 1984 के बाद साहित्य के क्षेत्र में लेखक के संपूर्ण साहित्यिक अवदान के लिए जो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था, उससे पहले 1984 तक जो वो लेखक की किसी एक रचना पर जो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता। आपको पता है हिंदी में अब तक 11 लेखकों को जो है वो या साहित्यकारों जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, उसके बाद 1972 ईस्वी में दिनकर जी को उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार के लिए आगे को, और 1982 ईस्वी में यामा के लिए महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है दोस्तों। और उसके बाद 1991 ईस्वी में नरेश मेहता को, ठीक है, और उसके बाद 1999 में निर्मल वर्मा को, 1905 ईस्वी में कुंवर नारायण को, ठीक है, और 2009 में हिंदी में आपको पता है 2 साहित्यकारों को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को मिलता है। और 2013 में आपको पता होगा केदारनाथ सिंह जी को, और 2017 में आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और हिंदी में अब तक 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, इन तरह के एग्जामों, पीजीटी के एग्जाम में तो ये जरूर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है कि महाभारत पर केंद्रित नाटक है। ठीक है, आपके विकल्प थे अंधेर नगरी, विशस्य विषमौषधम, अंधायुग या इतिहास चक्र। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि अंधायुग। धर्मवीर भारती जी का यह गीति नाट्य है 1954 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 50 प्रश्न। किस तरह के आपको प्रश्न लगे, किस तरह से आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका अगला जो पार्ट है प्रश्न पत्र संख्या 3, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। और तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको पता है मैंने आपको बता भी दिया, संडे को आ रही है हमारी महामैराथन क्लास, आदिकाल पर आधारित होगी ये। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।